स्टॉप। आपका ब्रेन आपको पागल बना रहा है, राइट? बहुत सारे वीडियोस आपने देखे, न जाने कितनी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड चीज़ें देख ली, पर कुछ ऐसा खास नहीं मिल रहा, राइट? आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको बायसेस और साथ में थिंकिंग मॉडल्स का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा वाला है। मेरे चैनल में मोस्टली मैं बायसेस, थिंकिंग मॉडल्स और उनके एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आज यही होने वाला है कि हम ज़्यादा एप्लीकेशन पे फोकस करने वाले हैं। ये हाफ स्क्रीन और मेरे चेहरे पर पड़ते प्रकाश पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तभी आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखेगा। तभी आपको प्रेजेंटेशन, हाँ, इतने में दिखना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज हैकिंग योर ब्रेन एंड वेलकम बैक ऑडियंस। आज ये दूसरा वीडियो है हमारे थिंकिंग मॉडल का, और पहला वीडियो आ चुका है, द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग मॉडल, वो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो उस वीडियो को, बहुत मज़ा आएगा आपको उस वीडियो में, क्योंकि बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? और वो वीडियो में मैंने जितने एग्जांपल्स दिए हैं, आपको नहीं कुछ तो 6 7 10 एग्जांपल दिए होंगे, वो सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल है, कुछ भी ऐसा इधर उधर से नहीं उठा के लाया है। तो आप देखोगे कि कैसे आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो रियल लाइफ में। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखो। अभी हम शुरुआत करते हैं। मैंने नीचे यहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं, तो मैं इस पे ध्यान दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख रखे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक तगड़ा वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पे, कि आखिर इस ब्रेन को हैक कैसे किया जाए, कि ये क्या है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, और कैसे हम एक्चुअली इसे प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा साथ नहीं दे रहा है। अभी इसके हैबिट्स बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं। तो चलो मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। हैकिंग क्रिएटिविटी, अनलॉकिंग योर माइंड फॉर कंसिस्टेंट क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी एंड आइडियाज। गाइस, हमारा ब्रेन आइडियाज को जनरेट कैसे करता है? हमारा ब्रेन आइडियाज को जनरेट करता है उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू जो आप उसको डेली बेसिस पे देते हो, ठीक है? आप जो इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को डेली बेसिस पे देते हो, उसी के बेस पे वो नए नए आइडियाज क्रिएट करता है, न्यू आइडियाज फॉर्म करता है। नाउ द थिंग इज कि न्यू आइडियाज आर नथिंग बट थॉट्स। अगर हम इसका यूनिट देखें तो ये कुछ नहीं है सिवाय थॉट्स के, ये वर्ड्स ही है। अब ये जो न्यू आइडियाज है, जो कि कॉम्बिनेशन से बन रहे बहुत सारी चीज़ों के, कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आ गया, आपके बिलीव्स आ गए, है ना, आपके बायसेस आ गए, और और आपके और आपके एक्सपीरियंस के बाद में आपकी इंटरप्रिटेशन आ गई। इंटरप्रिटेशन मतलब कि आपने कैसे उस एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट किया, उसे जज कैसे किया। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपने उससे मोटिवेट हुए, आप उससे मोटिवेटेड हुए, या आपने नेगेटिव फील किया। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हुए, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड रहे। आपका रिएक्शन क्या था? ब्रेन इन चीज़ों को रजिस्टर करता है और उसके बेस पे वो नए बिहेवियर्स फॉर्म करता है, और इसी के बेस पे वो आपकी एक इंक्लूसिव आइडेंटिटी बनाता है। एक इंक्लूसिव आइडेंटिटी बनाता है। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? तो वो एक जुड़ी हुई आइडेंटिटी बनाता है, आपकी ईगो बोला जाता है अक्सर इसको। तो ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइक मैं इन 10 चीज़ों में बहुत ही बेकार हूँ। वो 10 चीज़ें कौन सी हो सकती है? कि भाई मेरी तो ड्राइंग बहुत बेकार है, मेरी तो राइटिंग बहुत बेकार है, मेरी तो इंग्लिश बहुत बेकार है ना, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। दिस कम अंडर द आइडेंटिटी स्टफ, ठीक है? और वही आपकी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, मतलब इवन ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, कि भाई मेरे को तो इसमें कोई पछाड़ ही नहीं सकता। मतलब आपने चेस क्या खेल लिया अपने मोहल्ले में, कि बहुत अच्छा चेस खेल रहे हो, तो आपको लगता है कि भाई मैं तो वो हिकारू और बिल्कुल अलग अलग वो गौथम चेस उस लेवल के लोगों को हरा सकता हूँ, ठीक है? मैग्नस कार्लसन को भी हरा सकता हूँ। तो उस लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस आप में होता है कि हाँ भाई मैंने चेस खेला है, मैंने सबको हराया है, मेरी थिंकिंग बिल्कुल, मैं तो मतलब 10 कदम आगे का सोच लेता हूँ। तो
हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस हो, और हो सकता है आप उस स्किल में सच में बहुत अच्छे हो। सो आपकी आइडेंटिटी बनती है आपकी इन सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, खुद की इन्फॉर्मेशन के थ्रू, जो भी आपने कलेक्ट किया है अपने जितने भी इन ईयर्स में, और उसके बेस पे आपकी आइडेंटिटी बनती है। और यही आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ में कि आप कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे, कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे, कितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे। तो क्रिएटिविटी ये कोई जन्मजात स्किल नहीं है, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। दिस कम अंडर दिस होल स्टफ जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, ये उसी का नतीजा होता है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि आपके बिलीव्स, आपके एक्सपीरियंस, आपके इंटरप्रिटेशंस ये आपकी आइडेंटिटी बना रहे हैं। उसी के बेस पे आपके न्यू आइडियाज़ डेली बेसिस पे निकलते हैं, आपके थॉट्स निकलते हैं, और यही चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कितने प्रोडक्टिव होगे, क्रिएटिव होगे, या फिर आप एक लेजी बंदे रहोगे, आप कोई काम नहीं करोगे, काम चोरी करोगे। ठीक है, अब द थिंग इज कि ये सब होता कैसे है, मतलब बिहाइंड द सीन ये सब काम कैसे करता है, और आखिर ये स्किल, ये नई नई स्किल्स को डेवलप करना, इन इन आइडियाज़ को एक साथ क्लम करना, और फिर इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इस जानकारी का यूज़ कैसे किया जाएगा एक्चुअल में डेली बेसिस पे प्रोएक्टिव बनने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमें कुछ बाइसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पे हमें आइडिया लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहूँगा 1 घंटे की, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को हम समझें। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैंने इन चीज़ों में कनेक्ट किया है, मतलब मैंने बहुत सारे इधर उधर के आइडियाज़ को लेकर के क्लम्प किया है, और मैंने एक बढ़िया सा वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ साथ रहे, ध्यान दे, ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले है कि हमारा जो प्रैक्टिकल माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, और कैसे वो बाहर की जो थ्योरी है उसके बेस पे आपकी आइडेंटिटी फॉर्म करना है, और कैसे वो नए नए आइडियाज़ को फॉर्म करता है। ठीक है, तो स्टेटस को बायस इसमें बहुत बड़ा प्ले करता है रोल। यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है ना, वो किन नई नई चीज़ों को रेजिस्ट करता है, ये यहाँ पे समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस टू चेंज। अच्छा, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, ये वाइट कलर का पेन सही रहेगा। ओके, सो रेजिस्टेंस टू चेंज, आवर ब्रेन्स प्रेफर फेमिलियर पैटर्न्स, उसे फेमिलियरिटी पसंद है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एम्ब्रेस न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस। समझ रहे हो स्टेटस? अरे यार, ये ऐसा पता नहीं क्यों होता है, बार बार फ्लिकर करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने जाता हूँ होता है ये, इसे मैं लॉक भी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। तो आपका रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये है कि आप ना किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में ऑलरेडी बने हुए हो। जैसे कि अगर आपकी 12 बजे उठने की आदत है, अगर आपकी 12 बजे उठने की आदत है, और ये आदत आपने 2 साल से डाली है, नई नई आदत है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार पहले तो मैं 4 बजे उठ जाया करता था, लेकिन क्योंकि पिछले 2 साल से आप 12 बजे ही उठ रहे हो, तो अब ये आपकी न्यू आइडेंटिटी बन गया है, आपके न्यू आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है। अब आप इसी तरह से उठने वाले हो, मतलब, और जब भी आप कभी एक नई हैबिट बनाने की कोशिश करोगे कि चलो अब तो मैं 6 बजे उठने की कोशिश करूँगा, चलो अब तो मैं 10 बजे उठने की कोशिश करूँगा, पता क्या होगा? आप हो सकता है आप 1 हफ्ता उठ जाओ, 1 वीक के लिए आप लगातार उठ जाओ, बहुत कोशिश करो, बहुत मेहनत करो तो 1 महीने के लिए उठ जाओ, लेकिन जैसे ही आपकी कोई रूटीन में कोई चेंज आएगा, आपको रात को बहुत समय तक जगना पड़ेगा, 3 बजे तक के मान के चलो आप जग गए रात के, ठीक है, जैसे ही ये चीज़ हुई, आप एकदम से फिर पाओगे कि आप फिर से 12 बजे उठ रहे हो। तो मतलब कि ये अब आपका न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज योर न्यू नॉर्मल टाइम व्हेन यू वेक अप। ठीक है, सो ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है, आपका माइंड वैसे रिएक्ट करता है। अगर आप 12 बजे की पहले अगर उठ गए तो फिर आपका पूरा दिन ऐसा ही जाएगा कि यार मेरे को सोना है, मेरे को सोना है, मेरे को सोना है, मेरे को सोना है। और फिर क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान अगर 12 बजे जग रहा है तो इसका मतलब वो 3 बजे तक के जग रहा है, रात के 3 बजे तक के जग रहा है, राइट? तो ये होगा कि आपको रात में नींद ही नहीं आएगी, आपका माइंड उस तरह से हैक हो चुका है कि अब आपको रात में नींद नहीं आने देगा। वो मेक श्योर करेगा कि भाई सुबह के 4 बजे 5 बजे के टाइम में इसको नींद आए, इसको तभी उबासी आए, और फिर उस टाइम पे तुम काम करने बैठोगे, कहाँ से काम होगा, है ना? तो शुरुआती आइडेंटिटी बनाना बड़ा मुश्किल होता है इसी एक बायस की वजह से, इसीलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो क्रिएटिव ट्रैप्स, स्टिकिंग टू सेफ फेमिलियर फॉर्मेट्स हिंडर्स इनोवेशन एंड लिमिट्स। ओश, मेरे को इसको जरा ये करना, इसको बड़ा ही करना पड़ेगा, ठीक है? उम्मीद है आपको दिखेगा।
मैं एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं इधर जाके जब भी कभी लिखने जाऊँगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। हाँ, तो स्टिकिंग टू सेफ, ये चीज़ें हमें देखो, हम नए आइडियाज़ पे काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमें हमारे जो सर्वाइवल ट्रिगर है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि मतलब सेफ्टी। देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम इंसानों की कि हम जंगल से बाहर तो आ गए, लेकिन हमारा माइंड और हमारी ये बॉडी अभी भी जंगल से बाहर नहीं आई है। अभी भी इस बॉडी ने वो चीज़ें पकड़ी नहीं है जो इस ज़माने में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्या ज़रूरी होता है कि आपको इस ज़माने में अगर सच में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करना बंद करना पड़ेगा अपने सेफ्टी की। सच में मतलब आपकी असल सेफ्टी यही है कि आपने सेफ्टी के बारे में सोचना बंद कर दिया जनरली। इसका मतलब ये नहीं है कि उछपटांग से रिस्क लेना, ये तो मूर्खता है। कौन कौन इतना मूर्ख होगा जो ये चीज़ सोचेगा अगर मैंने ये बोला है तो, कि सेफ्टी मतलब कि आप सबसे सेफ ऑप्शंस चुन रहे हो, सेफ स्टेबल ऑप्शंस। आज की तारीख में जितना अनप्रेडिक्टेबल टाइम है और जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, कुछ भी सेफ नहीं है। अगर आप एक स्टैग्नेंट एक वो एक गवर्नमेंट जॉब वाला मेंटालिटी लेकर चल रहे हो तो अब वो टाइम आ चुका है जब रैपिड चेंज होगा, और उस रैपिड चेंज में बचेगा वही, सिर्फ वही बच सकता है जो कि लगातार अपने आप को बदल रहा है। आप दुनिया के सबसे मतलब मूर्ख से मूर्ख इंसान को भी अगर अपने बिजनेस में टिकते हुए पा रहे हो ना, वो टिका हुआ है पिछले 10 साल से अपने बिजनेस में, तो उसके पीछे का कारण ये है कि वो लगातार खुद को अपग्रेड कर रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपग्रेड ना कर रहा हो अपने आप को, नहीं तो उसको कोई ना कोई पछाड़ लेगा। ये होता ही है, और अभी अभी इस टाइम में तो हो ही रहा है। तो हमारा जो ये जंगल वाला माइंड है ना, ये जंगल वाला माइंड, जंगली माइंड, इसको पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको हमेशा तोड़ते रहना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये भाई ये हमारे डीएनए का पार्ट है, ये हमारे डीएनए का पार्ट है, तो बिना बिना इस चीज़ को मतलब, इवन प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर हमने डिफीट कर भी दिया तो ये क्योंकि हमारा पार्ट है, ये हमारा इनेट नेचर है, इसकी वजह से इसे हम इस इतने इजीली बीट नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? मतलब कि मान के चलो आपकी बॉडी ही फायर से बनी है, आपकी बॉडी ही फायर से बनी है, लावे से बनी है, तो आप इतने कैसे, मतलब आपका नेचर है ना भैया कि फिर आप आग ही भड़कोगे, आप आग ही फेंकोगे, आपका नेचर है वो, आप गर्म रहोगे हमेशा, ठीक है, यू आर हॉट, दैट्स अ थिंग, आपका नेचर है। तो आपका डीएनए ये जंगलीपना इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो कि घूम फिर के सर्वाइवल मैकेनिज्म पे चलता है। आपको आवाज़ आ रही है क्या? ये बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग की कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर्वाइवल और सेफ्टी, ठीक है। आपका माइंड हमेशा इन दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने की वजह से कई बार वो इतना ज़्यादा खो जाता है अपने आप को बचाए रखने में कि वो क्रिएटिविटी को दूर कर देता है, क्रिएटिविटी को दूर कर देता है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आपकी बिल्कुल डल कर देता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बेकार हो जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहे हो। बल्कि हुआ कुछ नहीं है, मान के चलो एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, ठीक है। 50 बच्चों में आप एक बच्चे हो, और आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आपकी आदत नहीं है ज़्यादा मतलब टीचर के सामने कुछ भी बोलने की, मान के चलो, ठीक है। आप ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ में बड़े घुल मिल लेते हो, बड़े इजीली बातचीत कर लेते हो, लेकिन आपकी आदत नहीं है उठ करके बोलने की, है ना, टीचर के सामने उठ करके बोलने की। तो टीचर ने एकदम से आपको उठाया, ठीक है, एकदम से उठाया और आपको बोला कि चलो आओ क्लासरूम में, यहाँ पे आकर के खड़े हो जाओ बीच में, और ये बुक पकड़ो और इस बुक को पढ़ना शुरू करो, ठीक है, आ जाओ। अब लगे तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा नहीं होने वाला कि ये सारे जो बच्चे बाकी के 49 बच्चे वो आपको चाकू छुरा मारने आएंगे, या फिर वो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी अगर आप ढंग से पढ़ नहीं पाए। बेइज्जती हो भी गई तो ज़्यादा क्या बिगड़ने वाला है, आप ही तो इम्प्रूव होने वाले हो ना। लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएगी, आपके दिमाग में आएगा उस टाइम पे कि ओ माय गॉड, मैं बीच में जाऊँगा, मैं सेंटर में जाऊँगा इतने लोगों के बीच में, और मेरे टीचर भी सामने होंगे, मेरी बेइज्जती हो गई तो, अगर मेरे को टीचर ने कुछ बोल दिया तो, अगर मैंने कोई वर्ड गलत तरह से बोला, टीचर ने मुझे करेक्ट किया तो। द थिंग इज कि जो लोग हाई परफॉर्मर होंगे ना, जो लोग हाई परफॉर्मर होंगे वो इन चीज़ों की सच में परवाह नहीं करेंगे। जो लोग सच में हाई परफॉर्मर होंगे, या जिन लोगों को सच में अपने आप को बेटर बनाना होगा, ये परफॉर्मर की स्पेलिंग परफॉर्मर, ठीक है। तो परफॉर्मर, जिन लोगों को हाई परफॉर्मर बनना होगा,
वो लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज मैं गलती करूँगा, आज मैं गलती करूँगा, लेकिन मैं गलती जान लूँगा ना अपने बारे में जब मैं प्रैक्टिस करूँगा। अगर मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा तो मैं इंप्रूव कैसे करूँगा, मैं वही के भी रहूँगा। तो आज मैं गलती करूँगा, लोग मुझ पर शायद हंसेंगे, लोग मेरे बारे में जरूर बात करेंगे कि अबे क्या क्या बोलता है तू, अबे वो क्या बोल रहा था अबे तू, ये कैसी लाइन बोल रहा था। लोग ज़रूर बात करेंगे उस बारे में, आप एम्बेरस फील करोगे, लेकिन उसी एम्बेरसमेंट की वजह से आप इम्प्रूव करोगे। दैट्स द थिंग। और फिर 10 दिन बाद जब आप उन चीज़ों में बहुत अच्छे हो गए होंगे, 10 दिन 10 महीने बाद जब आप उन चीज़ों में अच्छे हो गए होंगे जिसमें आपको एम्बेरसमेंट हुई थी क्योंकि आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो अब वो हंसने वाले आपके पीछे आएंगे, बोलेंगे कि भाई बता कैसे इम्प्रूव किया तूने। दैट्स अ थिंग, कैसे इम्प्रूव किया तूने। सो गाइस वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे। ये है स्टेटस को बायस, ब्रेकिंग आउट बायस। ठीक है, ब्रेकिंग आउट बायस। अब ये क्या है ब्रेकिंग आउट बायस? एक मिनट, क्या बात है, मैंने कुछ माइक्रो ट्रांजैक्शन रखे हुए हैं, माइक्रो चेंजेस, मैंने कुछ प्रैक्टिसेस भी रखी हुई है। ग्रेट, मैंने कुछ प्रैक्टिसेस भी रखी हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ग्रेट। तो गाइस स्टेटस को बायस के लिए एक प्रैक्टिस है, आपकी स्टेटस को बायस के लिए एक प्रैक्टिस है। आप मेरे वीडियो अगर देखोगे ना तो उसमें मिल भी जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिसेस। स्टेटस को बायस का पहला प्रैक्टिस ये है कि आप एक बात फिगर आउट करो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप चेंज करते हो अपनी लाइफ में, वो कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप चेंज करते हो एटलीस्ट 1% चेंज, तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ का जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है कि यार रोज़ मैं अगर सिर्फ 15 मिनट पढ़ने लग जाऊँ, आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप बोलो कि भाई मैं कुछ नहीं करूँ, मैं बस रोज़ अगर 15 मिनट भी पढ़ने लग जाऊँ, हो सकता है मैं किसी और लेवल पर रहूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर आप आज 1% के लिए करते हो, अपने दिन का छोटा सा हिस्सा देते हो, थोड़ा सा अटेंशन देते हो, थोड़ा सा बदलाव करते हो, थोड़ी सी चेंज करते हो, तो क्या बदलाव आ सकता है, एक बार लिखो। ठीक है, और उस चीज़ को कंटिन्यू करो फिर 90 दिन तक, 90 डेज तक, या एटलीस्ट 30 डेज तक। ठीक है, 90 से 30 दिन तक उस चीज़ को कंटिन्यू करो कि ठीक है मैंने डिसाइड किया था कि यार मैं घर से आकर के 15 मिनट अपनी बुक खोल लूँगा और पढ़ लूँगा, फिर जब मैं ट्यूशन से आऊँगा तो मैं 15 मिनट बुक खोल लूँगा और पढ़ लूँगा। बस मैं कोई रटने नहीं बैठूंगा, मैं कोई 1 घंटे का क्लॉक नहीं बनाऊंगा, मैं कोई पोमोडोरो सेट नहीं करूँगा, नहीं, मैं बस 15 मिनट जाके पढ़ लूँगा। क्योंकि मैं वैसे भी नहीं पढ़ रहा, मेरे को घूम फिर के पढ़ना तो टेस्ट के जस्ट कुछ घंटे पहले ही होता है, पूरी रात भर मैं जग के ही पढ़ता हूँ। तो एक काम करता हूँ ना, अभी बस इतना कर लेता हूँ कि जब भी मैं स्कूल से आऊँगा तब 15 मिनट देख लूँगा, जब मैं ट्यूशन से आऊँगा तब मैं 15 मिनट देख लूँगा। इसको अगर आपने सिर्फ 2-3 हफ्ते कर लिया तो अब आपकी इच्छा 15 मिनट से 20 मिनट हो जाएगी, 20 से 30 हो जाएगी, 30 से 40 हो जाएगी। जब तक फाइनल एग्ज़ाम आएगा तब तक के आप 2 से 3 घंटा पढ़ने की आदत डाल चुके होंगे। ठीक है, 2 से 3 घंटा पढ़ने की आदत डाल चुके होंगे, क्योंकि आप इंप्रूवमेंट देखोगे। आपके क्वार्टरली एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ेंगे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ेंगे, इवन बीच बीच में भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मार्क्स बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। सो ये खासियत है कंपाउंड इफेक्ट की, स्टेटस को बायस में लगाओ इसको। ठीक है, या सो नेक्स्ट इज ब्रेकिंग आउट ऑफ बायस। मैंने ब्रेकिंग आउट ऑफ बायस यहाँ पे क्यों लिखा है, खैर। तो गाइस, expand your horizons, seek diverse perspective to challenge your viewpoints and enhance creativity significantly. गाइस ब्रेकिंग आउट ऑफ बायस मतलब ये कोई ऐसा कोई बायस नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्टेटस को बायस है। मतलब कि आप एक्चुअल में आपको अपने आप को चैलेंज देना है। ठीक है, आपको अपने आप को चैलेंज देना है। आप जो भी हैबिट्स अभी फॉलो कर रहे हो, देखो क्या करना होता है, मान के चलो अगर आपको हैबिट सच में डालनी है सुबह 6 बजे उठने की, ठीक है, सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है, लेकिन अभी आपकी आदत ये है कि आप 12 बजे ही उठते हो। ठीक है, अभी आप 12 बजे उठते हो। सबसे बेस्ट काम पता है क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट वो ये हो सकता है कि आपका फोकस 6 बजे ना रहे, आपका फोकस रहे कि यार एक काम करता हूँ, मैं बस एक कोशिश करता हूँ 9 बजे उठने की। ठीक है, मैं 9 बजे उठने की कोशिश करता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं हमेशा सो रहा हूँ मैं 5-6 बजे, मैं 5-6 बजे सो रहा हूँ हमेशा, तो इसको मैं पीछे करके बस 4 या 3 बजे तक का कर देता हूँ। शुरुआत में आपकी नींद ज़्यादा पूरी नहीं होगी, हो सकता है आपकी आदत हो कि आप 10-12 घंटे की नींद लेते हो, लेकिन
शुरू शुरू में क्या होगा कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह लगेगा आपके ब्रेन को कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किस तरह के रूटीन में फंस गया हूँ। लेकिन इवेंचुअली इट विल हेल्प यू। इवेंचुअली आफ्टर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ये आपके हैबिट का पार्ट बनना शुरू होगा 9 बजे। ठीक है, 9 बजे। अब आपको कॉन्शियसली करना पड़ रहा है ना ये चीज़। अब इसको अनकॉन्शियसली कैसे करना है, इस पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन शुरुआत में आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है। ठीक है, इसकी मैं बात करने वाला हूँ आगे वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखो, सच में पूरा देखो। क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या जनरल बातें कर रहा है। नहीं, ये जनरल बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे करना पड़ता है। इस चीज़ को बस लॉक करके रखो कि मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ अभी आगे। ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट, अपने आप को अपने बायसेस से बाहर निकालो। अगर आपकी आदत ही नहीं है बाहर घूमने की, थोड़ा लोगों से मिलने की, तो एक काम करो ना, हफ्ते में वीकली एक बार, 1 से 2 बार आप एक काम किया करो, कहीं भी बाहर अपने मार्केट में चले जाया करो। ठीक है, मार्केट में चला जाया करो और फिर कोई भी शॉप में घुस जाया करो। और वो शॉप कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो क्लोथ की शॉप हो सकती है, वो मेकअप की शॉप हो सकती है, वो कोई भी शॉप हो सकती है, और जाके बस नेगोशिएट करो। ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हें कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, याद रखना, तुम्हें कुछ भी खरीदना नहीं है। अपने आप में ये काबिलियत लाओ कि तुम वॉक अवे कर सको। ठीक है, वॉक अवे। ठीक है, वॉक अवे। चांसेस है कि तुम नेगोशिएशन भी करोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हें तो कुछ खरीदना नहीं है, तुम तो बस टाइम पास के लिए आओ, लेकिन इस सेंस से जाओ कि यार मुझे तो खरीदना है, मैं तो खरीदने आया हूँ भाई, मेरे को तो जीन्स चाहिए भैया, जीन्स दिखाओ यार अच्छे वाले। ठीक है, बढ़िया से जीन्स दिखाओ, बिल्कुल महंगे वाले जीन्स दिखाओ, पर क्वालिटी होनी चाहिए। देखो उन जीन्स को, क्रिटिसाइज करो उसके मुंह पे, सामने से बोलो कि अरे भैया ये तो 3rd क्लास है भैया, ये तो 3rd क्लास है बिल्कुल, ये क्या माल दिखा रहे हो यार भैया, यार अच्छे दिखाओ यार, अच्छा प्रोडक्ट दिखाओ, मुंह पे बोलो। सच में ये चीज़ें तुम्हें आदत नहीं है ना, तुम अपने शेल के अंदर बंद हो, उस शेल को तोड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है। एक्ट करो कि भाई मैं तो लेने आऊँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर जब नेगोशिएशन की बारी आए, ठीक है, इवन यानी खरीदने तक भी पहुंच जाओ, या तो तुम पहले ही वॉकआउट कर सकते हो, या तो तुम बोल सकते हो कि भैया यार कुछ भी पसंद नहीं आया भैया, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो बोलो कि फिर वो हो सकता है बोले कि भैया बाद में आना, आपके लिए मैं और नए वाले लेकर आऊँगा। यार बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, सॉरी इसके लिए। तो मुझे पसंद नहीं आया, ये बोल करके आप वॉक अवे कर सकते हो। या फिर आपने नेगोशिएट किया, आपने प्राइस चेक किया, हो सकता है उसने बोला कि भैया ये तो 4000 का, जिनसे कम नहीं हो सकता। आपने लाया भैया कि अरे भैया 4000, क्या मजाक कर रहे हो यार, 4000 हो ही नहीं सकता, 4000 हो ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्राइस होना चाहिए 1500। 1500 बोलो भाई, बोलो, तुमको लगेगा भाई 1500 कहा यार, रीजनेबल प्राइस तो मतलब एटलीस्ट में 3000 बोलना चाहिए। लड़कों का ऐसा ही होता है, लड़कों का क्या होता है भाई, यही बोलते हैं वो कि अरे यार 3000 में कर दो। अरे भैया वो दे देगा 3000 में, क्या पता। नहीं, आपको खरीदना थोड़ी ना, आप पैसा थोड़ी लेकर गए थे, ऑब्वियस सी बात है, पैसा मत लेकर जाना। तो 1500 रुपये, राइट, 1500 रुपये बोला आपने, 4000 वो आएगा ही नहीं नीचे। वो बोलेगा भैया देखो अगर 2500 में लेना हो तो लो, नहीं तो वॉक अवे। बिल्कुल वॉक अवे कर जाओ, बिल्कुल निकल जाओ, हाँ ठीक है भैया निकल जाओ। हो सकता है वो तुम्हें रोके, वो बोले कि अरे भाई ठीक है 2000 में 2000 कर लो यार, अब 2000 से नीचे नहीं जा सकता, हो सकता है वो 1800 तक पहुंच जाए। पर इससे क्या होगा, तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल्स प्रैक्टिस हो रही है, मज़ा आता है इन चीज़ों पे। ये मैं करता हूँ हमेशा। तो उम्मीद है ओके 23 मिनट हो गए, ओ हो वाह, हाँ ठीक है 23 मिनट हो गए। तो ब्रेकिंग आउट यही था। अब एंकरिंग इफेक्ट देख लेते हैं। एंकरिंग इफेक्ट क्या है? हाँ, तो हायर स्टैंडर्ड, एलिवेट योर क्रिएटिव आउटपुट बाय स्टार्टिंग विद एक्सेप्शनल बेंचमार्क्स rather than mediocre examples. Higher standard. Anchor board, collect references from top notch creators, use them to influence and inspire your own work. Guys, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल में पता है क्या बात हो रही है? एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है? एंकरिंग इफेक्ट में ये होता है कि आप हमेशा चीज़ों का रेफरेंस लेते हो, ठीक है, और उसके बेस पे आप नई चीज़ों को जज करते हो। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी शॉप में जाते हो और आपको शॉप में आप किसी दुकान में गए और उसका वो जूते लेने के लिए गए, ठीक है, अब आपको जूते दिखा रहा है वो बंदा, ठीक है, उसने बोला कि भैया ये है जूते, आपको स्नीकर्स चाहिए थे, स्पेशली स्नीकर्स चाहिए थे,
अब आप स्नीकर्स लेने गए, बढ़िया सा सोल वाला शू है, यहाँ पे मस्त लेस है, बिल्कुल हो सकता है नाइकी का कोई शू हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको बड़ा पसंद आया वो शू। अब आपने उससे पूछा कि भैया इसका प्राइस क्या है, उसने बोला कि भैया 7,000 का प्राइस है भैया, 7,000 देने पड़ेंगे। तो हमने प्राइस देखा, जूता देखा, फिर उसने और भी वेरिएशन के कई सारे जूते दिखाए, ठीक है, और भी अलग अलग वेरिएशन के जूते दिखाए, बहुत सारे जूते दिखाए, कोई स्पोर्ट टाइप का जूता दिखाया, कोई वो स्लिक टाइप का जूता दिखाया, कैसा भी जूता दिखाया। जब उसने इतने सारे जूते दिखाए और तुम्हें इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, तुम सबसे पहले पता है तुमने क्या देखा था? सबसे पहले तुमने एक बहुत ही अच्छा वाला जूता देखा था 7,000 का। अब अगर तुम जब यानी चूज करोगे ना कि यार मुझे कौन सा जूता चाहिए, तो तुम सबसे पहले इससे कंपेयर करोगे। सबसे पहले ये है एंकरिंग इफेक्ट। एंकर, आप कोई एंकर चुनते हो जिसके बेस पे आप कंपेयर करते हो उन चीज़ों को, आपके स्टैंडर्ड्स वही सेट हो जाते हैं कि अच्छा ये वाला जूता ऐसा था और इसने बोला था कि ये 7,000 का है, तो अगर ये थोड़ा लो क्वालिटी का जूता है तो हो सकता है चांसेस है कि ये 2,000 में मिल जाए। यार ये जूता ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, पॉलिश लग रहा है, चांसेस है कि ये 10,000 इसका बनता हो। फिर जब वो बंदा सामने से आएगा और बोलेगा कि भैया देखो ये जो जूता है ना ये 1,500 का है, ठीक है, 1,500 का है, और ये जो जूता है ना भैया, ये जूता जो है ये 5,000 का है। एंकरिंग इफेक्ट, तुमने बोला कि भाई ये वाला जूता नाइकी का इतना बढ़िया 7,000 का था, ये 5,000 का मिल रहा है, ये 1,500 का मिल रहा है, मुझे दोनों पसंद है। चांसेस है कि तुम या तो दोनों ले लो या तो एक ले लो, ठीक है। इसी तरह से काम करते हैं ये दुकान वालों को, एक्चुअल में ट्रेन किया जाता है उस तरह से। तो वापस जाओ रे, वापस जाओ फटाक से। हाँ, तो इस तरह से आपको एंकरिंग बायस का फायदा उठाना है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड, एलिवेट योर क्रिएटिव आउटपुट बाय स्टार्टिंग विद एक्सेप्शनल बेंचमार्क। शुरुआत में ऐसा कर सकते हो कि एक बहुत ही तगड़ा बेंचमार्क तुमने सेट किया, मतलब कि शूट फॉर द स्टार, है ना, शूट फॉर द स्टार एंड एट लीस्ट यू विल रीच टू द मून, राइट, शूट फॉर द स्टार एट लीस्ट यू विल रीच टू द मून, इस तरह से, ठीक है। एंकर बोर्ड, कलेक्ट रेफरेंसेस फ्रॉम टॉप नॉच क्रिएटर्स। जो भी चीज़ें तुम्हें करनी है, तुम उस चीज़ को बनाने वालों के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स ढूंढो, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ढूंढो, और फिर उनके बेस पे तुम इन्फ्लुएंस होके, उनसे इंस्पायर्ड होके काम करो। आप बहुत अच्छा, हो सकता है आप 100% कॉपी ना कर पाओ, पर उसके लेवल पे तो जाओगे, कम से कम 80% तो कर पाओगे। एक नूब से, एक जीरो से 80% पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। Define success clearly, outline what success looks like for every project to elevate your creative expectations. Great. Pre-mortem strategies. Pre-mortem strategies. Beat blockers before they show up. Imagine the project failed. List reasons designed safeguard. मतलब ये क्या है? ये है कि आप अपने आप को safeguard कर रहे हो उन चीज़ों से जहाँ पर आपको लग रहा है कि भैया फेलियर आ सकता है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट, फेलियर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही देख रहे हो। आपने सबसे पहले ही देख लिया, भैया टेंशन ही खत्म कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही बता दो, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही बता दो, सबसे बुरे से बुरा क्या ही हो सकता है। अगर मैंने मान के चलो, मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, मैंने नहीं पढ़ाई करी रोज़, तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है भैया? बुरे से बुरा ये हो सकता है कि लास्ट में प्रेशर आएगा, मेरे 60% से 70% आने के ही मुश्किल से चांसेस है। ये है वो रिजल्ट, वर्स्ट केस सिनेरियो। उससे भी वर्स्ट केस की हो सकता है कि 60-70 की वजह से मेरा कोई कॉलेज छूट जाए, हो सकता है 60-70 की वजह से मेरे को हमेशा एक ईगो ऐसा फील हो कि यार मैंने एफर्ट नहीं दिया यार बोर्ड के एग्जाम में, राइट। सो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर मैंने रोज प्रैक्टिस नहीं करी अपनी स्किल की, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच लेने से क्या होता है, ये इसी को बोलते हैं प्री मॉर्टेम, ठीक है, प्री मॉर्टेम, नॉट पोस्ट मॉर्टेम, प्री मॉर्टेम। ग्रेट। गेमिफाई योर आइडिएशन, वेरिएबल रिवॉर्ड्स इंक्रीज एंगेजमेंट एंड परसिस्टेंस, सो मेक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस अनप्रिडिक्टेबल एंड फन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल में हर एक टास्क को, अपनी लाइफ के हर एक टास्क को गेमिफाई कर रहे हो, ठीक है। उसमें आप जो भी एलिमेंट देख रहे हो, देखो मैं थोड़ा यहाँ पर आकर के समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए वो काम कुछ भी हो सकता है, थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, वो क्या हो सकता है कि मान के चलो मुझे अगले 1 हफ्ते तक के पढ़ाई करनी है, ठीक है, 7 दिन है और 7 दिन के हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी है। अब 7 डेज़ का मैं लॉक सेट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे है
सेकेंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ डे है, फिफ्थ डे है, सिक्स्थ डे है, ठीक है, और सेवन्थ डे है, सेवन्थ डे, ठीक है। सेवन्थ डे के लिए तुमने क्या सेट किया, एक चेक पॉइंट सेट किया। सेवन्थ डे के लिए तुमने एक चेक पॉइंट सेट किया। ये चेक पॉइंट क्या है, हर एक गेम में एक चेक पॉइंट होता है, राइट। तो तुमने एक चेक पॉइंट तैयार किया, एक वर्चुअल चेक पॉइंट, जहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस रिवॉर्ड को लेकर के कितने ज़्यादा प्यासे हो। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो 10 रुपए की चॉकलेट हो सकती है, वो एक समोसा हो सकता है, ठीक है। तुम बोलोगे यार मैं समोसा तो अभी भी खा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस सेट करना है कि भाई देख ब्रेन, सुन ले, तेको कुछ लालच दे रहा हूँ मैं, तेको मिलेगा कुछ। होता क्या है कि हमें भाई अक्सर पढ़ाई या कोई भी काम अगर हमें करना होता है यूजुअली, तो हमें उसके रिवॉर्ड्स पहले से पता नहीं होते हैं, या अगर रिवॉर्ड्स पता भी होते हैं तो उन रिवॉर्ड्स को लेकर के हम क्लियर नहीं होते कि क्या भाई अगर मैं रोज़ अगर 10 सेल्स कॉल करूँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा। रोज़ मैं 10 कर रहा हूँ तो उसमें से शायद एक भी कन्वर्ट हो जाए तो शायद 7 दिन में मुझे 7 क्लाइंट्स मिल जाएंगे, 7 क्लाइंट्स मिलेंगे। और अगर मैं एक क्लाइंट पे 1000 रुपये खर्चा करता हूँ तो मुझे 7 हफ्ते में 7000 के क्लाइंट मिल जाएंगे, 7K के क्लाइंट मिल जाएंगे, राइट। बट हो सकता है आप इतना क्लियरली ना सोच पा रहे, हो सकता है आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजीज ना हो, तो इसीलिए आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी, एक क्लियर गोल, एक क्लियर चेक पॉइंट बनाना चाहिए। अब आपने पहले 7 दिन का बना दिया, अब आपको क्या करना है, हर एक दिन का भी एक चेक पॉइंट बनाना है, हर एक दिन का एक चेक पॉइंट बनाना है कि यार मिनिमम, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, यहाँ पे लगाओ वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, कि मैं आपने WCS लगाया वर्स्ट केस सिनेरियो कि बुरे से बुरा अगर हो जाए तो भी मैं कितना प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं कितना मिनिमम एफर्ट दे सकता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, कितना सोच लो पहले। तुम मान के चलो कि अच्छा ठीक है यार मैं अभी तो आलसी हूँ, 1 नंबर का, मेरे में नहीं है दम, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करके चलो कि ठीक है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। अगर सुबह तुम्हारी नींद खुल रही है 12 बजे और रात के 12 बजे तुम फिर से सो रहे हो, सिर्फ 12 घंटे ही तुम जी रहे हो, तो भैया इन 12 घंटों में तुम्हें कितना टाइम मिलेगा, मिनिमम कितना टाइम हो सकता है। तुम बोलो कि यार मुझे 1 घंटा आज तो मिल ही जाएगा, कल मैं यार हो सकता है 20 मिनट ही दे पाऊँ, परसों हो सकता है मैं सिर्फ 30 मिनट ही दे पाऊँ, 20-40 मिनट दे पाऊँ, 1 घंटा शायद मैं दे पाऊँ, 2 घंटा शायद मैं दे पाऊँ, ये डिसाइड करके रखो। और फिर उतने को अचीव करने के हिसाब से भी रिवॉर्ड सेट करके रखो, ठीक है। मतलब कि तुम्हें डेली गोल्स को भी एक रिवॉर्ड सेट करके रखना है, कोई भी छोटा सा मिनिस्कुल सा रिवॉर्ड सेट करके रखो। वो रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हें मिले ही मिले भाई, और कुछ भी ऐसा जो कि आपके डोपामिन को आगे बढ़ाए, ठीक है, आपके डोपामिन को, आपके ऑक्सीटोसिन को, इन सबको आगे बढ़ाए, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेट करो बस, और फिर देखो, ये घूम फिर के कनेक्ट होगा, पता है काय से, ये इससे कनेक्ट होगा, इसी चीज़ से, सुबह उठने की चीज़ से, ऑटोमेटिकली इसी चीज़ से कनेक्ट होगा, क्योंकि अब तुम अपने आप को उसी तरह से रिवैम करोगे। सुबह उठने की आदत तुम्हारे लिए नॉर्मल होती जाएगी बकायदा। जैसे जैसे हमारे पास पर्पस आता है और जैसे जैसे हम चीज़ों को अचीव करना शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे करके पाते हैं कि हम बहुत जल्दी उठने भी लग गए, डिसिप्लिन भी होने लग गए ऑटोमेटिकली। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्कैम्पर मेथड, स्कैम्पर गाइस, स्कैम्पर मेथड, substitute, combine, adapt, modify, put to other use, eliminate, reverse, ये है स्कैम्पर का फुल फॉर्म। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि स्कैम्पर को तोड़ करके क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से डिटेल में, आप चाहो तो इंटरनेट पे ही सर्च कर लेना। तो एक्चुअल में क्या है, ये क्लासिक टेक्निक है। स्कैम्पर हेल्प्स ट्रांसफॉर्म आइडियाज थ्रू सिस्टमैटिक थिंकिंग, ensuring creativity remains structured and effective। आपकी क्रिएटिविटी को स्ट्रक्चर देना। देखो क्या होता है, आपके जो भी थॉट्स होते हैं उसको आप ऐसे ही कभी भी कन्वे नहीं कर पाते, राइट। कभी भी क्या होता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपको कोई रिस्पॉन्स देना है, आपको सामने वाले ने पूछा कि भैया इसके बारे में कुछ बताओ, या फिर सिंपल सी बात है इंटरव्यू है या कुछ भी है, आपको सामने वाले ने बोला कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करके बताओ अपने आप को। तो 2 मिनट में क्या तुम बोल सकते हो, वो बोलना है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तुम जो भी बोलोगे ना वो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो इधर उधर ऐसे ऐसे घूम फिर के तुम अपने बारे में बताओगे, या फिर पहले बात करोगे अपने बारे में, फिर अचानक से हॉबी के बारे में, फिर पापा के बारे में, फिर मम्मी के बारे में, फिर एकदम से घर पे जाओगे, फिर एकदम से कुछ और बात करने लग जाओगे। या फिर तुम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे कि ठीक है मैंने अपना नाम बताया, मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ,
मैं अपनी स्किल्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या इम्पैक्ट दिया है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या क्या मुझे मिला है। फिर तुम आखिर छोटे मोटे अपनी हॉबीज़ और अपनी पर्सनालिटी इन सब चीज़ों की बात कर रहे हो कि एक्स्ट्रा करिकुलर तुम क्या कर रहे हो, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तुम फॉलो कर रहे हो, राइट। तो अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक स्ट्रक्चर देना ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही अपनी क्रिएटिविटी को भी एक स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी होता है। वो कुछ भी हो सकता है। स्कैम्पर मेथड मेनली यूआई यूएक्स डिज़ाइन इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मॉडर्न अडेप्टेशन incorporating new elements such as digitize and narrativize keeps the scamper technique relevant in today's digital landscape. Go search these terms in internet, please. Practical application: apply scamper quickly to generate multiple variants of single idea, enhancing creativity, आउटपुट एफिशिएंसी। चलो एक बार स्कैम्पर का शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं बिग फॉर्म देख लेते हैं कि स्कैम्पर का एस होता है सब्स्टिट्यूट, नेक्स्ट होता है कंबाइन, ठीक है, नेक्स्ट होता है कंबाइन, उसके बाद होता है अडैप्ट, उसके बाद होता है अडैप्ट, नेक्स्ट होता है मॉडिफाई, नेक्स्ट होता है मॉडिफाई। इंग्लिश इस पे ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। पुट टू अदर यूज, पुट टू अदर यूज, एलिमिनेट, ओके मुझे नीचे जाना पड़ेगा, पकड़ रहे, एलिमिनेशन है क्या, नहीं, एलिमिनेट एंड रिवर्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडैप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अदर यूज, एलिमिनेट, रिवर्स, इस चीज का यूज करना है गाइस। कोई भी आइडियाज है उसका एक बेस आइडिया आपको निकालना है, पहले एक बेस आइडिया निकालना है, ठीक है। कोई भी आइडिया हो सकता है, वो आपका स्टार्टअप का कोई आइडिया हो सकता है, आप कोई नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, आप कोई स्टोरी लिखना चाहते हो, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप यूआई यूएक्स के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, केस स्टडी बना रहे हो, तो उसका एक बेस आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके नए नए वेरिएंट्स बनाना चाहिए, ठीक है। 7 अलग अलग वेरिएंट्स तुमने बना लिए, ठीक है, ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट आ गया, ठीक है। 7 वेरिएंट बना लिए, अब तुमने अलग अलग वेरिएंट्स जो बनाए हैं उनको कंबाइन करने की कोशिश करी, चलो जोड़ के देखते हैं, ठीक है। और फिर जब आपने जोड़ के देखा तो उसके बेस पे तुमने सोचा कि चलो इनको अडेप्ट करके देखते हैं। 2 आइडियाज़ हो सकते हैं, वो 2 आइडिया कुछ भी हो सकते हैं, उन आइडियाज़ को तुमने जोड़ करके अडेप्ट करने की कोशिश करी, उनको फिर मॉडिफाई करने की कोशिश करी। यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप स्कैम्पर चैट जीपीटी में सर्च करोगे गाइस तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं जल्दी से इस वीडियो को उड़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्कैम्पर पे एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो फिर उसी आइडियाज़ में। फिर आप कर सकते हो कि ठीक है अब इसको एक्चुअल में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लोगों के लिए यूज़ कर रहे हो, आप इसको ट्राई करके देख रहे हो, इसको टेस्ट करके देख रहे हो, इससे फीडबैक लेके देख रहे हो कि कंफर्म कर रहे हो कि एक्चुअल में काम का है भी कि नहीं है, इसके वेरिएशंस को यूज़ करके देख रहे हो। फिर जो काम का नहीं है उसको एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, जो काम का नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, हटा रहे हो, और फिर इसे रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो, फिर से देख रहे हो, फिर से गोल घुमा रहे हो, इस चक्रव्यूह को गोल गोल घुमा रहे हो, लूप कर रहे हो। दिस इज स्कैम्पर, ठीक है। ये सिर्फ एक एनालॉजी है, मैं आपको चाहता तो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैं बस ये देख लेता हूँ कि अभी टाइम कितना हुआ है। ओके 38, मेक श्योर कि भाई जल्दी हो जाए। साला यार ये लोग यार ये सुधरते नहीं है। मैं रात को कर रहा था तो रात को भी इनकी ड्रिलिंग चल रही थी, इसीलिए फिर मैंने वीडियो सुबह बनाने का सोचा, और अभी ये लोग इस टाइम पे भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं, मैंने जानबूझ करके ये टाइम सेट किया था। खैर, नेक्स्ट इज द 2-minute रूल। माइक्रो टास्क मैटर। इफ अ टास्क टेक्स लेस देन 2 minutes, टैकल इट इमीडिएटली फॉर क्विक विंस, बिल्ड मोमेंटम। गाइस ये बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करते हो, आपने 3-2-1 मेथड सुना है? 3-2-1 मेथड सुना है? 3-2-1 मेथड क्या है कि आप कोई भी काम जब करना चाहते हो तो उसमें आप अगर प्रोकास्टिनेट कर रहे हो या रोक रहे हो या उस चीज़ को अभी नहीं कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। आपको ड्राइविंग क्लासेस के लिए जाना है, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, और वो शहर अब आपसे थोड़ा दूर है, मान के चलो 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप हमेशा उस बात को टाल रहे हो, टालते टालते 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और आपने अभी तक के अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया, आपने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। फिर वो 10 साल बन जाएंगे, 20 साल बन जाएंगे, आपने ट्राई नहीं किया अभी तक के। तो
बेटर क्या है, बेटर क्या है कि 3 2 1 बोलो, बोलो कि भाई 100 किलोमीटर दूर तो है यार, आज का दिन मुझे खाली लग रहा है, मेरे पास आराम से 7 से 8 घंटे फ्री है, मुझे कितना टाइम लगेगा, अच्छी खासी रोड है, मैं अगर गाड़ी से जाऊंगा या बस से जाऊंगा तो मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, जा करके अप्लाई कर देता हूँ, या फिर मैं किसी एजेंट से बात कर लेता हूँ, वो एजेंट वहाँ पे मेरी फाइलों को पहुँचा देगा, डॉक्यूमेंट को पहुँचा देगा, मेरे को बस लाइन में खड़े होना है, फिर वो टेस्ट देना है जो ड्राइविंग वाला टेस्ट होता है, मुझे टेस्ट देना है, टेस्ट में फेल होगा तो ठीक, रीइटरेट करूंगा, सीखूंगा, या तो ड्राइविंग स्कूल में चला जाऊंगा, पर एटलीस्ट तुम कहीं तो पहुंचोगे, कुछ तो करोगे। वो आइडिया यहाँ से शुरू हो सकता था, यहाँ से जाकर के एकदम से आगे बढ़ के स्ट्रैटेजी में बदल के यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रैक्टिस होके टेस्ट हो सकता था। अभी तक के तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता, लेकिन तुम्हारे 2 साल निकल गए, समझ रहे हो? 3 2 1 बस निकलो, निकलो, कर दो उस काम को भाई, सोचो मत ज़्यादा, ठीक है? यही है वो। तो लॉस अवर्जन, fear as fuel, losses hurt more than gains, feel good, we avoid risk। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको ना इनएक्शन को अपना दुश्मन समझना है, आपको इनएक्शन को अपना एनिमी समझ के चलना है हमेशा, कि मैं इनएक्शन के बजाय एक्शन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, सोचने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान नहीं दूंगा, एनालिसिस पैरालिसिस पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं एक्शन करूंगा। एक्ट करो, उसके बाद एनालिसिस करो, ठीक है? तुमने अभी सोचा कि भैया मेरे को एक एडवर्टीजमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट की, या मुझे एक फनल बनाना है, ठीक है, मुझे फनल बनाना है, तो दोनों चीज़ें करके देखो ना। तुम्हारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ऐड भी करके देखो, साथ में एक हल्का फुल्का सा फनल का फ्रेम बना दो, एक छोटा सा पेज बना दो, बेच दो भाई, दुनिया के सामने रख दो, देखो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। फिर जब फेल हो गए तुम, जब तुमने सही से समझा कि अच्छा मैंने गलत तरह से ऐड किया था, मैंने फनल में सही से कॉपीराइटिंग नहीं करी थी, मैंने सही से कॉल टू एक्शन नहीं दिया था, मैंने सही से कस्टमर की साइकोलॉजी को नहीं समझा था, तो अब तुमने गलती कर ली, अब बढ़िया आगे बढ़ो, ठीक है? उससे सीखो। देखो कभी कभार आप एक्शन लेके ही सीखते हो, और कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, तो वो तो मिलिट्री वॉरफेयर की बात हो गई। हाँ, आइजनहावर मैट्रिक्स, आइजनहावर मैट्रिक्स, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज वर्क। भैया इसके बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, है ना? वो इधर जाता हूँ मैं, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा कि पहला होता है कि आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, ठीक है, नॉट अर्जेंट, ठीक है। फिर दूसरा है कि वो इम्पॉर्टेंट तो है पर साथ में अर्जेंट भी है, राइट। फिर तीसरा है कि नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो काम इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो अर्जेंट है, जल्दी करना जरूरी है। और वही एक और काम है जो ना तो इम्पॉर्टेंट है, नॉट IMP, और न ही वो अर्जेंट है, ठीक है, ना ही वो अर्जेंट है, ठीक है, अर्जेंट कर रहा हूँ। गाइस सिंपल सी बात है, पूछो अपने आप से कि वो कौन सा काम है जो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपने अपने डिसीजन बायस में डाल रखे हैं कि भाई मुझे तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, वो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो काम करना पड़ेगा लेकिन एक्चुअल में वो काम है ही नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि भाई मेरे को ना लाइक मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना बहुत ज़रूरी है, वो पर्सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुम सोच रहे हो कि शायद उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तुम्हारे पास 4-5 स्किल्स हो, ठीक है, तुम सोच के चल रहे हो कि मुझे 4-5 स्किल्स में अच्छा बनना है, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम 4-5 स्किल्स में अच्छा इसीलिए बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हें फोमो हो रहा है, फोमो, ठीक है, फोमो हो रहा है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। तुम ऐसा फील कर रहे हो कि अरे यार मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ, तो इसलिए तुम 4 अलग अलग स्किल्स सीख रहे हो। तुम्हें डेटा साइंस भी सीखनी है, तुम्हें कोडिंग भी सीखनी है, कोडिंग तो उसी का पार्ट हो गई, तुम्हें वेब डेवलपमेंट भी सीखना है, तुम्हें एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी सीखना है, तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग भी सीखनी है, तुम सब चीज़ें एक साथ सीखना चाह रहे हो। भाई हटाओ ना, कुछ तो हटाना पड़ेगा, तभी तो शुरुआत होगी, नहीं तो तुम प्रोक्रास्टिनेट ही करते रह जाओगे। तो ऐसा क्या है जो सच में इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अभी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है पर एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है? हटाओ उसको, 10 चीज़ें नहीं, ठीक है, डेटा साइंस नहीं भाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, वेब भी सही है, मैं भी वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकता हूँ, मैं अब भी कर सकता हूँ, अभी काम पे बैठ सकता हूँ और अपनी स्किल अचीव करके मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये बाकी के सारे लंबे बात है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर है नॉट IMP एंड अर्जेंट। हरामी साले आवाज ही कर रहे तब से, क्या बोलूँ मैं इनको। नॉट IMP प्लस अर्जेंट,
यहाँ इस एरिया से बाहर निकलना है मुझे। दैट काइंड ऑफ गोल आई एम मेकिंग। यस, आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ें होती है कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। गाइस, आइजनहोवर मैट्रिक्स ये कहता है कि तुम एक्चुअल में अपने फेलियर्स को फेलियर नहीं बल्कि फ्यूल की तरह लेते हो। ठीक है, अपने फेलियर्स को फ्यूल की तरह लेते हो। आप जिन चीज़ों में बेकार परफॉर्म करते हो, आप उन चीज़ों को फ्यूल की तरह लेते हो कि बेटा तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो अच्छा परफॉर्म करके ही दिखाऊंगा, मैं तो बेस्ट बन के ही दिखाऊंगा। ठीक है, आप उस चीज़ को चैलेंज की तरह लेते हो, चैलेंज। ठीक है, और आइजनहोवर के इस मैट्रिक्स में आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो जब आप, क्योंकि देखो बुल्सआई मारना वो ज़्यादा बेटर है 10 गोलियां चलाने के। ठीक है, एक पिन पॉइंटेड फोकस करना वो ज़्यादा अच्छा है 10-10 गोलियां चलाने के जो कहीं नहीं लग रही। ठीक है, तो बुल्सआई, ठीक है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी 20% चीज़ें हैं जो हमारे 80% लेवल का इम्पैक्ट दे सकती हैं। ठीक है, हम वो चीज़ें नहीं चुन रहे, वो फ्लफ नहीं चुन रहे जो कि हमारे लाइफ में कोई चेंज नहीं लाने वाला। ठीक है, तो अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर अर्जेंट है। वो कुछ हो सकता है, जैसे कि आपकी मम्मी बोल रही है कि जा करके वो कोई सामान लेकर आ, है ना, कोई कपड़ा होगा, कोई कोई किसी से उधार लिया था, है ना, उधार का पैसा था, वो लेना है, तो अर्जेंट है, अर्जेंट है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उस काम को आप प्रायोरिटाइज कर दो, एक तरह से इधर उधर कहीं रख दो कि भाई ठीक है मैं काम करता हूँ, आज 10 बजे मैं उस शख्स के पास चला जाऊँगा जिससे उधार लेना था। ठीक है, 10 बजे, बस एग्जैक्टली 10 बजे मैं चला जाऊँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो इसे टाइम ब्लॉक करके साइड में कर दो, इसे तो करना ही नहीं है। ठीक है, इसे या तो टाइम ब्लॉक करके साइड में कर दो, या तो ये किसी को डेलीगेट कर दो, ये काम किसी को डेलीगेट कर देना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। फिर वो कौन सा काम है जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। ठीक है, ये वो काम है जो तुम्हें एक्चुअल में पकड़ने चाहिए, इन कामों को तुम्हें अच्छे से करना चाहिए। वो अगर स्किल बेस्ड काम है तो उसमें तो तुम्हें बिल्कुल भी उस चीज़ को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि यार मैं कल कर लूँगा, है ना, वो कल करने वाला मेथड नहीं अपनाना है, उसे आज ही करना है, आज ही करना है, अभी ही करना है, क्योंकि ये अर्जेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। वो कोई भी स्किल हो सकती है, एक स्किल को डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर आपने आज के दिन उस चीज़ को छोड़ा तो फिर वो कल जाएगा, फिर कल जाएगा, फिर कल जाएगा, ऐसे करके पूरा साल बीत जाएगा और तुम उस स्किल में कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। तो तुम्हें आज का वो जो चेक पॉइंट है ना उसको क्लियर करना है। चेक पॉइंट मेथोडोलॉजी मैंने तुम्हें बताई है ऊपर, है ना, उस चेक पॉइंट को एक बार क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले पायदान को क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले पायदान को क्लिक करना है, ऐसे करके एक डेप्थ बनती है, एक मास्टरी की लेवल को अचीव करते हो। फिर वो चीज़ें जो IMP है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है पर उतनी भी अर्जेंट नहीं है। वो लॉन्ग टर्म का कोई गोल हो सकता है कि तुम्हें भाई, जैसे मैंने बोला ना कि मुझे तो यहाँ से निकलना है भाई, मुझे तो निकलना है यहाँ से। ठीक है, तो ये बात होती है कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है पर ये अर्जेंट नहीं है कि एकदम से नहीं होने वाली, ये तुम्हें भी पता है कि एकदम से नहीं होने वाली, राइट। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो IIT, तुम्हें IIT में जाना है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है IIT में जाना, है ना, IIT से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री करना, बैचलर्स की डिग्री करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अर्जेंट तो नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि तुम इसे अभी नहीं कर सकते। अभी तुम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, अभी कैसे करोगे तुम, राइट। एग्जाम तो 12th के बाद ही होनी है ना। सो दैट्स द थिंग, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो, शायद अब हम लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। यस, क्रिएटिविटी कॉकपिट, क्राफ्टिंग एन एनवायरनमेंट दैट फ्यूल्स योर क्रिएटिव प्रोसेस। भाई अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस करते रहो जो कि तुम्हें एक्चुअल में फोकस की तरफ लेकर जाए। ठीक है, जो तुम्हें फोकस की तरफ लेकर जाए, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे। सबसे पहली बात ये कि लोग ना इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मूर्खता है। देखो, अगर आप किसी नए इन्वायरमेंट में हो ना, नए इन्वायरमेंट में, न्यू इन्वायरमेंट में, तो आपके आसपास क्या हो रहा है ये आपको बहुत इफेक्ट करता है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे कि ये आवाज़ जो और भी हो रही है, ये मेरे लिए बिल्कुल नई है। ठीक है, तो एक न्यू इन्वायरमेंट में कोई न्यू एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, न्यू एक्टिविटी, या ओल्ड इन्वायरमेंट में कोई न्यू एक्टिविटी हो रही है, तो वो आपको शुरू में अफेक्ट करती है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे सिर्फ बात करनी है, मुझे काम पे फोकस करना है, मैं कोई फोकस काम कर रहा हूँ, तो मुझे आवाज़ उतनी परेशान नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नहीं चाहता कि आपको ये कर करके आवाज़ आए, क्योंकि आप सुन नहीं पाओगे ढंग से, राइट, आप समझ नहीं पाओगे, फिर आप इस वीडियो में गालियाँ दोगे, आप बोलोगे कि भाई ये क्या चल रहा है यार, किसी और टाइम पे रिकॉर्ड कर लेता, या फिर नॉइस कैंसिलेशन कुछ लगा लेता, कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है, फोकस नहीं कर पा रहे।
तो यही बात है, तो इसलिए ये मुझे अफेक्ट करेगा, राइट। तो अगर हम किसी न्यू इन्वायरमेंट में होते हैं और कोई न्यू एक्ट करते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है, हमारा जो कंफर्ट है वो टूटता है, पर उस कंफर्ट के टूटने से कुछ खास फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है अगर आप लगातार अपने काम पे फोकस कर रहे हो तो, ठीक है। फिर ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करके चल सकते हो कि ठीक है मुझे इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है, राइट। सो एक चीज़ समझना, कई बार लोग बोलते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा क्लीन रखो अपने आसपास का इन्वायरमेंट, है ना, क्लीन रखो, बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट रखो, बट हो सकता है कि आप इन चीज़ों में अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दे। भैया टाइम एक बहुत बड़ा एसेट है, टाइम एक बहुत वैल्यूबल चीज़ है, ये वापस नहीं आने वाला, ये इनवैल्यूबल है। तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा साफ नहीं रह रहा क्योंकि तुम घर में अकेले रहते हो, तुम एक कंजस्टेड से एरिया में रहते हो जहाँ पे सामान इधर उधर बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है। तुम कुछ नहीं कर सकते यार, तुम किसी और के घर में जाके थोड़ी रखोगे उस सामान को, ठीक है। तुम कोई बाई अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि हमेशा ये चीज़ों को सोफिस्टिकेटेड रखते रहे। तो भाई यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है, मूर्खता है। बस इतना साफ कर दो कि तुम अच्छे से सांस ले पाओ, है ना, कोई बदबू नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, प्रॉपर चीज़ें सोफिस्टिकेटेड इस तरह से रख दो, है ना, कपड़े सही से रखे हुए हैं, सामान सही से रखा हुआ है, हर एक चीज़, है ना, कोई भी चीज़ ऐसी बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी नहीं है, तो तुम्हारी आई जो है ना वो फिर अडेप्ट कर जाती है। जो फालतू दूसरी चीज़ें है, जो दूसरी इधर उधर की बिखरी हुई चीज़ें, आपकी आंखें उस हिसाब से अडेप्ट कर जाती है, वो फिर उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती कि अच्छा वो चीज़ ऐसे क्यों रखी है, वो चीज़ वैसे क्यों रखी है, वो बहुत हो गया, मतलब बिल्कुल ही वो कोई बिल्कुल फिर वो फिनकी पर्सन है वो कोई, आप पागल हो एक नंबर के। मैं आपको एक क्रेजीनेस की कैटेगरी में डालूंगा अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हो कि नहीं हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से रखी होनी चाहिए, हर एक चीज़ अलाइनमेंट में होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ भी होना चाहिए। ये भाई इतना टाइम वेस्ट कोई नहीं करता। इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपना घर ही सेट नहीं करते रहते, ठीक है। हाँ, तुम अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो जिसमें तुम अपने घर की सफाई वफाई दिखा रहे हो, ये सब कर रहे हो, उसमें अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, पर अपने आप को साफ रखना, अपने आप को, अपने शरीर को साफ रखो, है ना, खुद को साफ रखो, अपने इन्वायरमेंट को साफ रखो, ये रखो, सोफिस्टिकेटेड रखो, बस इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा अंदर डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बता रहे होते हैं आपको कि आपका इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट करता है, नहीं करता भाई, नहीं करता। एक टाइम के बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है, आपकी आंखें अडेप्ट कर जाती है, फोकस करना सीख जाती है, अडेप्ट कर जाओगे आप, ठीक है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट, डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि आपको एवरेज ही रखा जाए और आपको एवरेज सोच में ही फंसाया जाए, ठीक है, एवरेज सोच में ही फंसाया जाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस बना रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो क्या होता है कि हमें सीखने के लिए यूट्यूब ज़रूरी होता है, तो अब हम जाते तो सीखने के लिए यूट्यूब पे, और इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है यूट्यूब पे, और हमारा ब्रेन हमेशा बोलता रहता है, क्रेव करता रहता है कि मुझे और नॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को हमेशा लगता है कि यार मेरे आसपास हर एक चीज़ अनफेमिलियर है, तो अगर मैं और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करूँगा तो शायद मैं और ज़्यादा बेटर बनूंगा, जिसमें बुरी बात नहीं है, नॉलेज इकट्ठा करना अच्छी बात है, आपके लिए हमेशा फेवर करता है। बट एक और बात क्या है कि नॉलेज का एप्लीकेशन भी होना चाहिए लाइफ में। ग्राफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या स्टैग्नेंट रहना चाहिए ऐसा स्टेल, फिर तो आप नीचे जाओगे टाइम के साथ में, राइट। बात यह है कि नॉलेज जो है उसका एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वाह, हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे आएगा, वो फोकस से आएगा, क्योंकि बिना फोकस के आप कभी भी उन चीज़ों पे अटेंशन ही नहीं दोगे जिसमें हमें एक्ट करना है, वरना आप क्या करोगे, एनालिसिस पैरालिसिस की स्टेज, जहाँ पे आप सिर्फ एनालिसिस ही करते रह जाओगे कि चलो ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। आप बार बार टू डू लिस्ट बना रहे हो, है ना, नई नई हैबिट्स फॉर्म कर रहे हो, ऐसा बोलोगे अपने आप को कि मैं ये हैबिट फॉर्म करूँगा, ऐसा करूँगा, पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो उसमें से, ठीक है। अगेन फिर से 3-2-1 मेथड लगाओ, 3-2-1 मेथड लगाओ। डिसाइड जो किया है तुमने, फोकस काम की, भाई मेरे को 2 घंटे आज तो पढ़ना ही पढ़ना है, मेरा चेक पॉइंट है, तुमने चेक पॉइंट अपने लिस्ट करे थे, उसके बेस पे तुमने डेली वाला चेक पॉइंट देखा, तुमने बोला कि भाई 7 दिन के हिसाब से ये वाला मेरे को मिलने वाला है अचीवमेंट, तो मुझे आज के दिन का अचीवमेंट ये है कि मुझे ये चीज़ 2 घंटे के लिए पढ़नी है, ये पर्टिकुलर चीज़ 2 घंटे के लिए पढ़नी है, बस मैं नहीं रुक रहा, 2 घंटे में पढ़ के दिखाऊंगा, बस 3-2-1 बोलो, किताबें निकालो, बैठ जाओ, ठीक है, किताब निकालो, बैठ जाओ, बस 2 घंटे तक पहुंच गए, उसके बाद छूना भी नहीं, फिर उस बुक को छोड़ दो, ठीक है। अपने रिवॉर्ड की तरफ जाओ, कौन सा रिवॉर्ड तुमने सेट किया था, वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, तो उसी पॉइंट पे तुम अपना रिवॉर्ड सिलेक्ट करो, कोई भी रिवॉर्ड सिलेक्ट करो, जाओ जाकर के सीधे, तुम अपने रूम में पढ़ रहे थे, तुम फिर नीचे जाओ और जाकर के कोई चॉकलेट ले लो, 2 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, जो भी चॉकलेट ले सकते हो खा जाओ, ठीक है, करो भाई इस चीज़ को,
कोई कोई मेहनत मत करना, रिवॉर्ड मेहनत मत चुनना। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि रिवॉर्ड में मेहनत चुन लेंगे, नहीं, आराम, कोई आरामदायक कुछ मज़ेदार चीज़ दे दो अपने आप को, ठीक है। सो फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं किस बारे में बात कर रहा था, डिजिटल डिटॉक्स, ठीक है। इन्वायरमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आपने मोबाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, ऐसे में फिर आपको टाइम का पता नहीं चलता। और यही तो सिस्टम चाहता है, सिस्टम मतलब सिस्टम को चलाने वाले चाहते हैं कि आप ना अपने टाइम को लेकर के खो जाओ, आपको पता ही ना चले कि समय कहाँ बीत गया, ताकि आपका समय जो है वो निकलता जाए और आप सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाओ, ठीक है। सिस्टम जिन्होंने बनाया है वो चाहते हैं कि आप एक सिर्फ कंज्यूमर मेंटालिटी लेकर चलो। फिर क्या होगा कि आप सिर्फ क्रेव करते रहोगे कि मुझे सिर्फ अच्छा चाहिए, आप सिर्फ गुड के बारे में सोचते रहोगे, बल्कि आपको पता भी नहीं कि गुड की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स जो है ना वो लो होते जाएंगे, आपके लो स्टैंडर्ड्स होते जाएंगे, ठीक है। दिल्ली में साफ़ हवा नहीं मिल रही है लोगों को, ख़राब हवा मिल रही है, ठीक है। तो लोगों का क्या होगा, अगर मान के चलो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलो अगर AQI, बस मैं मान के चल रहा हूँ कि AQI अगर 1500 है, तो लोगों के लिए बेस्ट क्या हो सकता है कि भाई चलो यार 1000 तक तो पहुँचा दो, ठीक है। AQI बहुत हाई कर दिया मैंने, अभी हाई क्या चल रहा है, दिल्ली AQI, अरे API नहीं, AQI, दिल्ली का AQI क्या चल रहा है, वेरी अनहेल्दी 275 चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत बहुत डेडली कर दिया था, ठीक है, 1500 बहुत ज़्यादा डेडली कर दिया था। तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे भाई 1000 तक तो पहुंचा दो, समझ रहे हो। अगर अगर 1000 है तो लोग बोलेंगे भाई 500 तक तो पहुंचा दो कम से कम, ठीक है। हमने माना कि भैया 1500 में तो हम बचेंगे ही नहीं, 1000 में तो कुछ भी नहीं होगा हमारा, 500 में तो हम बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे, पर एटलीस्ट अभी 1000 है ना, तो एटलीस्ट सांस नहीं ले पा रहे वाली स्टेज में तो लेकर जाओ। यही होता है, ठीक है, यही होता है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स लो हो जाते हैं क्योंकि तुम एक कंज्यूमर मेंटालिटी से गुजर रहे हो, तुम्हें समय का पता नहीं है, तुम्हारे दिन का होश नहीं है, तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है अपने टाइम का। और जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास टाइम का बहुत तगड़ा कंट्रोल है, वो भाई अपने 10 साल प्लान करके चल रहे हैं, वो उनका 10 साल का प्लान फिक्स है, वो 10 साल आगे का सोच रहे हैं, ठीक है। ये लोग बहुत आगे का सोच रहे हैं और तुम नहीं सोच पा रहे वो चीज़। क्यों नहीं सोच पा रहे, क्योंकि तुम्हें ये सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें दे दी गई है जिससे तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। यही वजह है कि तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ता है। अगले आने वाले 7 दिन 7 डेज ये मेक श्योर करो कि तुम मोबाइल सिर्फ तब उठाओ जब जरूरी था, मतलब सिर्फ कॉल्स के लिए, ठीक है, कॉल्स के लिए, या फिर जब तुम कोई क्लासेस ले रहे थे, कोई चीज़ सीख रहे थे, सिर्फ तब उठाया तुमने मोबाइल, सेट किया उसमें लॉक। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें तुम लॉक सेट कर सकते हो कि फिर उसके बाद तुम उस ऐप को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो 2 घंटे का तुमने टाइमर सेट किया उस पर्टिकुलर ऐप में, उसके बाद तुम्हारा मोबाइल का वो ऐप पर्टिकुलर लॉक हो जाएगा। वो यूट्यूब हो सकता है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, लॉक हुआ बस लॉक हुआ, ठीक है। और बाकी ऐप्स मत चलाओ जब तक आप अपनी स्किल्स में बहुत अच्छे नहीं हो जाते, सोशल मीडिया पे आने का मत सोचो ज़्यादा, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। बायोफिलिक डिज़ाइन, भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट वांट यू टू नोटिस दैट, वो बायोफिलिक, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, नेचुरल एलिमेंट्स इंकॉर्पोरेटिंग प्लांट और नेचुरल ये भाई दिल्ली की हवा में कहा तुम नेचुरल करते रह जाओगे तुम, ठीक है। ये उतना अफेक्ट नहीं करता गाइस, ये उतना नहीं, तुम्हें एक्चुअल में वो इन्वायरमेंट छोड़ना पड़ेगा भाई। तुम एक बात बताओ, जहाँ पे वोल्केनो फटता है वहाँ से भागने के सिवाय तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, वहाँ से दूर जाके किसी सेफ एरिया में जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। वहाँ पे तुम क्या ये कोई शेड बनाओगे, ऐसा शेड बनाओगे जो लावे से भी ना पिघले? मूर्खता नहीं होगी कि तुम बोलोगे कि नहीं मैं ना एक काम करूँगा, मैं एक ऐसा शेड बनाऊंगा, एक ऐसा घर बनाऊंगा जो कि लावे से भी ना पिघले। आप फिर क्या करोगे? लावा पूरे तुम्हारी सड़कों में बह रहा है, शहर में हर जगह, तुम अपने उस शहर के अंदर, तुम अपने उस घर के अंदर बचे रहोगे, राइट। तो मूर्खता है एक नंबर की, राइट। ऐसे इन्वायरमेंट को छोड़ना पड़ता है सीधे। अगर खराब इन्वायरमेंट है तो उसको छोड़ दो। हाँ, तुम्हारे घर का इन्वायरमेंट है, घर का वैसा इन्वायरमेंट है, तो उसको साफ करने के लिए डेफिनेटली ये सब चीज़ें तुम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अडेप्टेबिलिटी सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बी अडेप्टेबल, ठीक है। आपको अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा, कहाँ भागना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तुम्हें ये ऐसी चीज़ें फिर अप्लाई करनी है ना। सो माइक्रो मेडिटेशन टेक्निक्स, भाई देखो, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी होती है बॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है। बॉक्स ब्रीदिंग के लिए एक वेबसाइट होती है, बॉक्स
ब्रीदिंग, ठीक है। बॉक्स ब्रीदिंग के लिए वेबसाइट होती है बॉक्स ब्रीदिंग। अरे यार ये पता नहीं है, मैंने क्रोम में सर्च करता तो अब भी आ जाता। बॉक्स ब्रीदिंग ऑनलाइन, यही है शायद, आई थिंक यही है। हाँ ये देखो, बॉक्स ब्रीदिंग ऑनलाइन में तुम जाओ, यहाँ पे जाओ और फिर तुम इस तरह से कर सकते हो। देखो इनहेल बोल रहा है ये कुछ सेकंड का, फिर ये 3 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड इस हिसाब से करता है। देखो 4-2-4 ब्रीदिंग मेडिटेशन, समझ रहे हो? तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये बहुत ही शॉर्ट मेडिटेशन है लेकिन एक्चुअल में तुम्हें फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड दैट्स इट गाइस। एक फाइनल एनालॉजी बताना ज़रूरी था, अभी 1 घंटा हो गया, ग्रेट। तो फाइनल एनालॉजी ये है कि आप ये चीज़ समझो कि कॉम्पिटेंस के 4 टाइप्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंस, क्योंकि इसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। 4 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंस। 4 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? पहला होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्शियस, अरे यार ये स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ इसीलिए। फिर होता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ठीक है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और लास्टली होता है लास्टली होता है यस, फिर होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ठीक है। ये चार अलग अलग लेवल होते हैं, 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मैंने थोड़ा ये इधर उधर कर दिया, लेकिन 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे बेस्ट होता है मास्टरी वाला, जहाँ पे फ्लो आ जाता है, फ्लो स्टेट जहाँ पे बोलते हैं। फ्लो स्टेट तब होती है जब आप में होता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, किसी स्किल को लेकर के अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस जब आप में आ जाता है, तब आप कहते हो कि भैया मास्टरी अचीव कर ली, फ्लो स्टेट आ गया, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रूर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और हम ज़्यादा डीप जाएंगे इन चीज़ों को लेकर के। पर अभी मैंने सिर्फ कुछ टेक्निक्स दी है, अभी मैंने कुछ बातें करी है, बस ये वीडियोस और ज़्यादा बेहतर होने वाली है, आगे और ज़्यादा धमाकेदार बातें होने वाली है। बस यार इस तरह से चैनल के साथ जुड़े रहे। ये कीप इट सिंपल बिल्ड इट बोल्ड, ये जो मेरा स्लोगन है भाई, इस चीज़ को बिल्कुल अडेप्ट करो अपने साथ में, ठीक है। जोड़ लो कि भाई चीज़ों को सिंपल करना है, चीज़ों को हमेशा मैं सिंप्लीफाई करूँगा। पहले जो भी चीज़ें मुझे कॉम्प्लेक्स लगेगी मैं उनको सिंप्लीफाई करूँगा, उन्हें वैसे देखूंगा और फिर मैं उनसे कुछ बना के देखूंगा। मैं क्रिएटर मेंटालिटी रखूँगा भाई, मैं क्रिएटर मेंटालिटी रखूँगा, मैं कंज्यूमर मेंटालिटी नहीं रखने वाला। सो ये है हमारा डेविन लैब। और इस तरह से मेरे पास अब और कुछ बचा है क्या? और तो कुछ मेरे पास बचा नहीं है आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है आपको, ठीक है। और देखा जाए तो मेरे पास और भी बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं अब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और भी न जाने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हम समझते हैं उस बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। डेविन लैब में आपका स्वागत है। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।